रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीरा और दो बेटियां शालू और राधा के साथ रहता था। शालू दिखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। अगर उसे कोई भी एक बार देखे तो देखता ही रह जाता था। और राधा वो बहुत ही साधारण दिखने वाली और सावली सी लड़की थी। उसे देख गांव में कुछ लोग उस पर हमेशा ही कमेंट किया करते थे। अब दोनों बड़ी हो रही थी। एक दिन राजू अपनी पत्नी मीरा से कहता है कि मीरा, मैं सोच रहा था कि अब हमें अपनी बच्चियों को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज देना चाहिए। शहर में दोनों बच्चियां साथ में रहेंगी और साथ में पढ़ाई भी कर लेगी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने, उनकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर मैं आज रात ही दोनों से बात करता हूँ। हमारी दोनों बच्चियां पढ़ाई में बहुत होशियार है और राधा तो स्कूल में भी अव्वल आई है, इसलिए दोनों को कॉलेज भी अच्छे मिलेंगे। अब शाम के समय राजू राधा और शालू से उनके आगे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। वो दोनों भी शहर में पढ़ाई करने के लिए मान जाती है। शालू को शहर जाने की बात सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे हमेशा से शहर में रहना था। अब कुछ ही दिनों में शालू और राधा का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहीं पर राजू अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन करवाता है। अब दोनों बहनें वहीं पर मिलकर पढ़ाई करने लगती है। कुछ ही वक्त में शालू के वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। और राधा, जो कि दिखने में सावली थी, तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन कई सारे लड़के लड़कियां कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। तभी राधा वहाँ से अकेली ही अपने क्लास के लिए जा रही थी। तो उनमें से एक लड़की, अरे ये देखो आ गया ना वो शालू का नजर ना लगने वाला टिक्का। ऐसा कहकर सभी जोर जोर से राधा पर हंसने लगे। उस लड़के की बात सुनकर राधा को बहुत बुरा लगा, लेकिन राधा कुछ कहे बिना ही वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब ये हर रोज का होने लगा था। वो उन सबको नजरअंदाज किया करती थी, लेकिन जब भी शालू की बात होती तो वो हमेशा आगे रहती। जब भी कोई लड़का उसे छेड़ता तो सबसे पहले राधा ही उसे सबक सिखाती थी। अब एक दिन हर रोज की तरह शालू और राधा साथ में ही कॉलेज में पहुंचती है। उन दोनों को साथ में देख शालू की दोस्त राधा के वहां से चले जाते ही शालू से, शालू तू कितनी सुंदर है, और ये तेरी बहन कुछ अजीब नहीं लगता? पता नहीं तू हर रोज इसके साथ क्यों आती है, तुझे देखते ही मन खुश हो जाता है, लेकिन तेरी ये बहन, इसे देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। अब हर रोज कोई ना कोई शालू को राधा के बारे में ऐसे ही बोलने लगे और शालू की बहुत तारीफ करने लगे। शालू को इस बात से बहुत घमंड आ चुका था। उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई भी सुंदर नहीं है, और राधा वो तो बिल्कुल ही बदसूरत है। शालू अपनी सहेलियों की बात मानकर राधा से बदतमीजी से बातें करने लगी थी और अब उसका साथ भी नहीं देती थी। उसने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। एक दिन दोनों बहनें कॉलेज में जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी शालू राधा से, राधा देख, आज से तू मेरे साथ कॉलेज में मत आया कर। मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाऊंगी और तू अपने आप चली जाना। क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं? हम दोनों बहनें हैं शालू। तू आजकल ऐसे बर्ताव क्यों करती है मुझसे? मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। आखिर बात क्या है शालू? क्या बात है ये तुम मुझसे पूछ रही हो राधा? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे कारण मुझे अपने सारे दोस्तों के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है? तुमने कभी अपने आप को आईने में भी देखा है? अरे मैं हूँ जो तुम्हें बचपन से झेल रही हूँ। गांव में भी सारे दोस्त मुझ पर हंसते थे, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले अपने आप कर सकते हैं, तो मुझ पर कृपा करो और मुझसे दूर रहो। शालू की ये सारी बातें सुनकर राधा को बहुत बुरी लगी। उसे बहुत दर्द हुआ। वो रोने लगी और रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी बाहर से शालू और राधा की मामी, जो उन दोनों से हॉस्टल में मिलने आई थी, उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही शालू बाहर निकली, उसने अपनी मामी की ओर देखा और मामी से, अरे मामी जी, आप कब आई? हमें तो पता ही नहीं चला। जब तुम राधा से बड़ी ही बदतमीजी से बातें कर रही थी, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। चलो शालू, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। लेकिन मामी जी, मेरा तो कॉलेज का वक्त हो चुका है।
मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या हम कॉलेज से आने के बाद नहीं बात कर सकते? अच्छा, तो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारी सहेलियां है तुम्हें। ठीक है, जब तुम्हें वक्त मिलेगा तब हम बात करेंगे। शालू को मामी जी के कहने का मतलब समझ में ही नहीं आया, तो वो अपनी मामी से जिंदगी से ज्यादा जरूरी? आपका कहने का क्या मतलब है मामी जी? अगर तुम जानना चाहती हो तो अभी के अभी मेरे साथ चलो। मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती जो तुम्हारे माता पिता ने बचपन से तुमसे छुपा कर रखी है। आप सब कुछ क्या कह रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मामी जी। अब मामी और शालू हॉस्टल से बाहर निकलते हैं और एक छोटे से होटल में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर मामी जी शालू को सारी बात बताना शुरू करती है। शालू, हमने ये कसम ली थी कि हम जिंदगी भर तुम्हें ये बात पता नहीं चलने देंगे, लेकिन आज जिस तरह से तुम राधा से बात कर रही थी उसे देखकर मैं वो कसम तोड़ रही हूँ और तुम्हें सारी बात बता रही हूँ। सुनो, क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? मामी जी, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे नहीं जानती? ऐसे उलझन में क्यों बात कर रही है आप? और कौन सी कसम? शालू, तुम राजू और मीरा की असली बेटी नहीं हो। राधा जब 2 साल की थी तब राजू और मीरा उसे लेकर गार्डन में घूमने गए थे। उस दिन तुम उन दोनों को एक कूड़ेदान के पास पड़ी रोते हुए मिली थी। उन्होंने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हें तुम्हारे अपनी माँ ने ही कूड़ेदान में डाल दिया था। राजू और मीरा ने उसी वक्त सोच लिया कि वो राधा के साथ तुम्हारी भी परवरिश करेंगे और इसीलिए उन्होंने खुद की अपनी दूसरी संतान नहीं होने दी और तुम्हें ही अपनी खुद की बेटी जैसा प्यार दिया। कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम उनकी लड़की नहीं हो, तुम उनकी बच्ची नहीं हो। और तुम आज राधा से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। ये बात उसे भी पता है कि तुम उसकी खुद की बहन नहीं हो, लेकिन फिर भी आज तक उसने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह सहारा दिया, तुम्हारी देखभाल करती रही, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, हर मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाला। लेकिन तुम इतनी खुदगर्ज निकली कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी। मामी जी की ये सारी बातें सुनकर शालू दंग रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मामी जी जो कुछ भी बता रही है वो सब कुछ सच है। शालू रोने लगती है और रोते रोते अपने मामी जी से, नहीं मामी जी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है मामी जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सब क्या बता रही है? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है मामी जी। अगर मैं गलत हूँ तो एक बात बताओ, राजू और मीरा इन दोनों में से कौन तुम्हारे जैसा सुंदर है और कौन गोरा है जिस पर तुम गई हो? कहाँ है तुम्हारे नामकरण के फोटोज? क्या है तुम्हारे पास? इतना ही नहीं, तुम किस अस्पताल में पैदा हुई हो, क्या ये भी जानती हो तुम? है कोई प्रूफ तुम्हारे पास जो साबित कर सके कि तुम राजू और मीरा की बेटी हो? नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर अपने पिता से पूछो कि असलियत क्या है। अब शालू रोते रोते अपने पिताजी को फोन करती है और उनसे सारी बातें पूछती है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि शालू इतने सालों बाद उनसे ये सारे सवाल पूछ रही है। अब वो शालू को फोन पर सारी सच्चाई बताते हैं। वो सुनकर शालू जोर जोर से रोने लगती है। भागते हुए रोते हुए अपनी बहन राधा के पास जाती है, उसे गले लगा लेती है, उससे माफी मांगती है, उसके पैर पकड़ती है। अब शालू का सुंदरता का पूरा भूत उतर चुका था, उसका घमंड चूर चूर हो चुका था और अब राधा उसे इस दुनिया की सबसे सुंदर बहन दिखने लगी थी। अब सब कुछ अच्छा होने लगा था। राधा और शालू दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। वो दोनों फिर से कॉलेज में एक साथ जाने लगे और पढ़ाई भी करने लगे। मुंबई शहर में मंजुला अपने पति मनीष और दोनों बेटे सोहम और रोहन के साथ रहती थी। एक बार अचानक मंजुला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर को चोट लग जाती है और चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर ने तुरंत ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। मनीष के माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे, तो ओम और सीमा के अलावा मनीष का कोई नहीं था। इस कारण मंजुला के पति मनीष ने उसकी देखभाल करने के लिए गांव से अपनी बड़ी भाभी सीमा को बुलाने का निर्णय लिया। हेलो। मनीष का भाई ओम वो फोन उठाता है। हेलो भैया, मैं मनीष बोल रहा हूँ। मंजुला का एक्सीडेंट हुआ है और मंजुला के पैर को बहुत चोट आई है, इसलिए डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा है।
और आप तो जानते हो भैया मेरा काम कितना होता है, तो मैं चाहता हूँ अगर भाभी कुछ दिन मंजुला के पास आए तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। मनीष, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? बहुत खराब है भैया। मंजुला के ऑपरेशन की खबर सुनते ही मनीष की भाभी सीमा अकेले ही अपनी देवरानी की देखभाल करने के लिए शहर में आ जाती है। 2-3 दिन बाद ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन हो गया। सीमा ने मंजुला का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, साथ ही दिल से बच्चों की देखभाल की। सीमा मंजुला के पास जितने दिन रही उतने दिन घर भी बड़ा साफ सुथरा रखा ताकि मंजुला या मनीष को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के खाने से लेकर नहाने सुलाने तक सारे काम सीमा करती, जिससे मंजुला को आराम भी खूब मिला। मंजुला अपने माँ के फोन पर बातें करती तो अपनी माँ को सीमा के बारे में सारी बातें बताती। मंजुला, तेरी गवार जेठानी को और काम ही क्या है? अरे वो तो बस अपने देवर के सामने अच्छे बनने का दिखावा कर रही है, इसीलिए तो तुम्हारी बड़ी सेवा कर रही है। माँ, तुम तो जानती हो मैं तो अपने जेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूर में उनको यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन माँ, सच में अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ, आपको पता है आजकल मनीष घर आते ही भाभी की इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो ही मत। देखा, कह रही थी ना मैं। अब तो समझ जा बेटी, तेरी जेठानी की नज़र सिर्फ और सिर्फ मनीष के पैसों पर है, पैसों पर। अपनी माँ की बातें सुन मंजुला के मन में भाभी के खिलाफ जलन होने लगी थी। वो अब मनीष की कान भरने लगी। मनीष बार बार मंजुला को समझाता, मंजुला, तुम जैसा सोचती हो वैसा भाभी कुछ भी नहीं करती। वो तो अपने सारे काम मन लगा कर करती है। और हाँ, भैया भाभी को कोई लालच नहीं है। वो ये सब मेरे पैसे के लिए नहीं कर रहे। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। माँ पिताजी के जाने के बाद भाभी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। घर के हालत इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी भाभी के जिद के कारण मुझे भैया भाभी ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। मनीष की पढ़ाई के लिए सीमा को अपने गहने भी बेचने पड़े थे। जब सीमा छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, तो उनके मामा जी ने ही उनकी परवरिश की थी, उन्हें पाला पोसा, उनकी शादी करवाई। शादी में जो गहने उन्हें मिले थे उन्हें बेचकर उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मंजुला के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई प्यार या आदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। 2 महीने बीत चुके थे। मंजुला अब उठकर सब कुछ करने लगी थी, तो उसका सीमा के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन सीमा मनीष को कुछ नहीं बताती। अब सीमा अपने गांव वापस जाने की तैयारी करती है। मनीष, मुझे यहाँ आए बहुत दिन बीत चुके हैं। अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ पर बच्चे भी मेरी राह देख रहे हैं, तो मेरा टिकट करवा देना। भाभी, आप कुछ दिन और रुकती तो बहुत अच्छा लगता। नहीं मनीष, अब नहीं। हम सब फिर वापस मिलने आएंगे। सीमा अपने गांव वापस लौट जाती है। मंजुला को हमेशा से ही मनीष इंजीनियर होने और खुद भी पैसे वाले घर से होने का बड़ा घमंड था। अब मंजुला ने ठीक 8 महीने बाद अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बना लिया था। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों को मंजुला ने निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने जेठानी को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन फिर भी जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले ही जेठानी सहपरिवार मंजुला के घर आ पहुंची। इन लोगों को जन्मदिन पर किसने बुलाया? मैंने तो इनको निमंत्रण ही नहीं दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गए? मंजुला को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने बुलाया है, मैंने टिकट निकालकर उन्हें यहाँ बुलाया है। बहुत आग्रह करने के बाद भैया भाभी आने के लिए तैयार हुए हैं। अगले दिन शाम के समय सारे मेहमान आने लगे और मंजुला के बेटे के लिए तोहफों का ढेर लग चुका था। सीमा ने अपने लाए हुए उपहार मंजुला के कमरे में रख दिए और बाहर चली गई। बाहर जाकर मेहमानों की खातिरदारी करने लगी। मनीष अपने सारे दोस्तों को अपने भैया भाभी से मिलवाता है। मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी के बदौलत हूँ, ये भी बताने में नहीं चूकता। तभी मंजुला अपना मेकअप ठीक करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे उसकी माँ और भाभी भी जाती है। देखो तो तेरी गवार जेठानी क्या लेकर आई है मेरे लाडले नाती के लिए। होगी एक हाथ ड्रेस, वो भी 100 रुपए की। मंजुला ने उपहार खोल के देखा तो उसमें एक सोने की चेन, बारीक जरीदार कुर्ता, दूसरे बेटे के लिए शर्ट, साड़ी और मनीष के लिए कपड़े थे। इतना सुंदर कुर्ता और चेन देखकर मंजुला और उसके मायके वाले तो हैरान रह गए। अरे मंजुला,
कितना सुंदर काम किया है इन कपड़ों पर। मेरी बुटीक वाली तो 10,000 रुपये लेकर भी ऐसा काम नहीं कर देती। अरे वाह, तेरी गवार जेठानी तो बड़े काम की है। मेरी मान, तू कुछ छोटी छोटी चीज़ें उससे डिज़ाइन करा ले। तेरे कहे पे तो घर के वो 2-4 काम भी कर जाएगी। ऐसे ही इमोशनल कर लिया कर उसे। हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है इनको कैसे हैंडल करना है। ऐसे गंवार औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इनकी तारीफ। एक बार इनकी तारीफ कर दो और उनसे कोई भी काम करवा लो। सीमा मंजुला को बुलाने के लिए उसके कमरे में आ रही थी, तभी उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। तभी सीमा मन ही मन मैं कितने प्यार से और अपनेपन से कुर्ते पर हाथ से कढ़ाई कर रही थी। घर और खेती का काम संभालकर जो बन पाया वो मैंने किया। मंजुला को वो पसंद भी आया, लेकिन मंजुला हमारे बारे में ऐसे भी कभी सोच सकती है, इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी पीछे से मनीष अपने भाभी को अंदर लेकर आता है। वाह, अरे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग जो मेरे डबल एमकॉम भाभी के प्यार को गवार कह रहे हैं। मंजुला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ थे जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तब तुम्हारी अपनी माँ भी तुमसे मिलने नहीं आई। ये भूल गई कि भाभी ने तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखा और हमारे बच्चे तुमसे ज्यादा अपनी बड़ी माँ के पास रहने लगे थे। दामाद जी, आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। आप तो जानते हो हमारा कितना बड़ा कारोबार है, हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही काम में व्यस्त थे, बस इसीलिए नहीं आ पाए। मंजुला, तू चुप क्यों है? समझाना दामाद जी को। मनीष मंजुला की ओर गुस्से से देखता है तो मंजुला की नजरें नीचे झुक जाती है। मैं सब समझता हूँ मंजुला, बाहर मेहमान आए हैं, तुम्हारा मेकअप अगर ठीक हो चुका है तो नीचे आ जाना। मनीष अपने भाभी को लेकर वहां से चला जाता है। इस वक्त मंजुला खुद को बहुत गलत महसूस कर रही थी। वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही मंजुला नीचे पहुंचती है तो होस्ट ने कहा, अब हमारे लिटिल मास्टर अपने मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। तभी मंजुला ने होस्ट को कहा, मम्मी पापा नहीं, आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। मंजुला की माँ उसे हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। तभी मंजुला, माँ मेरा हाथ छोड़ दो और अब बस भी करो माँ, मेरी जेठानी गवार नहीं है और आपसे अनुरोध है कि अब आप कभी हमारे घर में दखलंदाजी मत कीजिए। आप अपने काम से काम रखा करो। ऐसा कहकर मंजुला सीमा, ओम और मनीष को अपने साथ लेकर स्टेज पर जाती है। सीमा और ओम को अपने बेटे के साथ केक कट करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी सीमा, मंजुला तू मेरी छोटी बहन है और मनीष मेरे बेटे जैसा, तो आज तक जो गलतफहमियां हम सब में थी वो खत्म हो चुकी है। तो चलो अब सब मिलकर केक काटते हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही मंजुला अपने जेठ जी और जेठानी जी से माफ़ी मांगती है और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।